नमस्कार। आज मैं आपको मधुमेह रोग के बारे में आयुर्वेदिक उपचार बताऊंगी, जिसको डायबिटीज और शुगर के नाम से भी जाना जाता है। मधुमेह रोग के बारे में जो मैं आपको उपचार बताऊंगी वो सब भस्मों से निर्मित होंगे, क्योंकि भस्में बहुत ही आशुकारी होती हैं, यानी शीघ्र लाभ देने वाली होती हैं। जैसे एलोपैथिक में इंजेक्शन लगाते हैं, ऐसी ही हमारी आयुर्वेद में भस्में होती हैं। दरअसल कुछ दिन पहले मैंने एक डायबिटीज के ऊपर यानी मधुमेह के ऊपर एक वीडियो बनाई थी। उसमें मैंने घरेलू उपाय बताए थे, पेड़ पौधों से निर्मित है, और बताया था कि ये जो पेड़ पौधे हैं, जो ये औषधियां हैं, हमें आसपास ही मिल जाएंगी। उसमें मैंने बताया था नीम की निमोली, जामुन की गुठली, करेले के बीज, बेलपत्री के पत्ते, तेज पत्ते और त्रिफला, हरड़ बहेड़ा, आंवला, मेथी, ये चीजें मैंने बताई थी। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है, आजकल पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई से यहाँ तक हमारी भावी पीढ़ी को नुकसान हो गया है कि बच्चों को ये तक जानकारी नहीं है कि इस पौधे का क्या नाम है, इस पेड़ का क्या नाम है, और इस पर ये जो फल लगते हैं इसका क्या नाम है। मेरे पास बहुत सारे बच्चों के फोन आए कि माता जी, जो आपने मधुमेह के रोग में उपचार बताया था, उसमें जो आपने बेलपत्र के पत्र बताए थे वे क्या होते हैं, तेज पत्र क्या होता है, नीम की निमोली क्या होती है। बच्चों को ये तक नहीं पता। मैं हर बार बच्चों को बताती थी, बेटा जो भगवान शिव जी पर बेल पत्र चढ़ाई जाती है उसको बेलपत्र के पत्र कहते हैं, और जो नीम का पेड़ होता है उसके फल को निमोली कहते हैं। तो इस तरह से लगातार फोन आते रहे। आज मैं आपको एक ऐसा उपचार बताऊंगी जिसमें आपको कुछ भी पूछने की, सोचने की आवश्यकता नहीं। सीधे आप गए दवाइयों के स्टोर पर और अपनी दवाई लेकर आ गए और तुरंत प्रभाव से उनको बनाकर खाना शुरू कर दिया। इसमें आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। और जो औषधियां मैं बताऊंगी बहुत ही प्रभावकारी हैं, जो भस्में होती है बहुत प्रभावकारी होती हैं और आपकी शुगर को जड़ से समाप्त कर देंगी। तो चलिए मैं आपको कुछ औषधियां बता देती हूँ। पहले मैं आपको कुछ भस्में बताऊंगी जिनकी आपको दवाई बनानी है, बनाकर एक जगह रखनी है, और उसके बाद मैं दूसरी औषधियां बताऊंगी। फिर मैं क्रमवार आपको खाने का तरीका बताऊंगी। पहले आपको लेनी है 20 ग्राम गुलहो सत्तू, इसको अमृता सत्य भी कहते हैं। दूसरी है परवाल पंचामृत, ये आपको लेनी है 10 ग्राम। और तीसरी है अभ्रक भस्म, ये आपको लेना 5 ग्राम। और चौथी है श्रवण मासिक भस्म, ये भी आपको 5 ग्राम लेना है। फिर आपको लेना है मुक्ता पिष्टी, ये आपको 4 ग्राम लेनी है। इसके आगे आपने लेना बसंत कुसुमाकर रस, ये आपने 2 ग्राम लेना है। ये सारी भस्में हैं, इनको एक जगह आप इकट्ठी कर लें किसी चौड़े मुंह के डिब्बे में, और इनको अच्छी तरह से मिला करके एक जगह रख लें। और इनकी आप 60 पुड़िया बना लें। तो अगर आप 60 पुड़िया बनाओगी तो 60 जगह कागज पर ये दवाई लग जाएगी, तो बहुत सारी कम हो जाएगी। फिर भी मैं आपको इसका आइडिया बता देती हूँ। एक खुराक का ये राजमे के दाने के बराबर है, एक खुराक इसकी होगी, इसकी 60 पुड़िया बन जाएंगी। ये 1 महीने की दवाई है, इसको आप रख लें। अब मैं क्रमवार शुरू से आपको बता देती हूँ आपको क्या लेना है। सबसे पहले हमने जो ये दवाई बनाई है, ये जो औषधि बनाई, ये भस्में हमने सब एक जगह मिलाकर इकट्ठी करके एक डिब्बे में डाले हैं, इसका प्रयोग करना है। इसमें से एक राजमे के दाने के बराबर सुबह खाली पेट बिना कुल्ला किए हुए या तो मलाई से या मक्खन से आपको लेनी है। अगर आपके पास मलाई या मक्खन नहीं है तो आप इस औषधि को गर्म पानी से ले सकते हैं। हालांकि गर्म पानी से लेने में एक दिक्कत आ सकती है कि आपकी जीभ फट जाएगी, तो कोशिश यही रहे कि मलाई या मक्खन का प्रयोग करना चाहिए। वैसे शहद से भी ले सकते हैं, लेकिन जो शुगर के प्राणी हैं वो इस औषधि को शहद से नहीं ले सकते। ये भस्में कई कामों में आती हैं, लेकिन इस वक्त ये शुगर के लिए है और शुगर में शहद का प्रयोग नहीं करते हैं। तो सुबह के वक्त तो ये होगी, और इसके 1 घंटे बाद आपको मधुनाशिनी वटी लेना है। मधुनाशिनी वटी जो होती है वो मधुनाशिनी का एक पौधा होता है जिसको गुड़मार भी कहते हैं।
मधुनाशिनी के पौधे को गुड़मार भी कहते हैं। अगर मैं आपको समझाऊं तो फिर आप पूछेंगे गुड़मार क्या होता है, मधुनाशिनी क्या होता है, इसके कैसे पत्ते बनाए, कैसे चटनी बनाए, कैसे चूर्ण बनाए। तो मैंने सीधे सीधे जो इसकी गोली बनी बनाई आती वो आपको बता दी। तो 1 घंटे बाद आपको क्या लेना, मधुनाशिनी आपको लेनी है 2 गोली सुबह खाली पेट, और वो आपको चबा चबा कर खानी है गर्म पानी के साथ। पहले भस्म हो गई और उसके 1 घंटे बाद मधुनाशिनी वटी होगी। उसके बाद जब भी आप भोजन करेंगे, भोजन से पहले आधा चम्मच करंज बीज चूर्ण आप ले लें। करंज बीज चूर्ण जब भी आप भोजन करते हैं, सुबह दोपहर शाम या 2 समय करते हैं, तो उससे पहले भोजन से आपको करंज बीज चूर्ण अवश्य लेना होगा आधा चम्मच, और उसके बाद आपको भोजन करना है। फिर उसके बाद गोलियों का नंबर आता है। आपको गोली लेनी है, पहले आपको लेनी है आरोग्य वर्धनी वटी और उसके साथ में गिलोय घनवटी। ये गोली आपको दोनों में से एक एक सुबह और शाम को लेनी है खाना खाने के आधा घंटा बाद। और दूसरी तरह की गोली है चंद्र प्रभावटी और मधु कलपवटी। इनमें से आपको 2-2 गोली लेनी है खाना खाने के बाद आधा घंटा बाद, सुबह और शाम। ये आपकी ज्यादा गोली हो गई है, इसको आपने अपने हिसाब से एडजस्ट करना है कि आप कितनी बार भोजन खाते हैं और किस तरह से इन गोलियों का प्रयोग करने हैं। अगर मैं कहूँ कि 1 बार ले लें तो 6 गोली 1 बार में होगी, वो आपको देखना है। 1 बार के भोजन में 2 गोली ले ली और दूसरे भोजन में दूसरी तरह की 2 गोली ले लें। ये आप अपने हिसाब से, अपने भोजन के हिसाब से देख लें। और अपने भोजन में आपको तला भुना भोजन नहीं खाना है, क्योंकि जो डायबिटीज का रोगी होता है, मधुमेह का रोगी होता है, उसको तला भुना भोजन नहीं करना चाहिए। अगर आप इन चीजों का प्रयोग करेंगे तो आप बहुत ही जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। अब मैं आपको एक विशेष बात और बता देना चाहती हूँ। ये जो मधुमेह रोग होता है, ये क्यों होता है? हमारी जब पेनक्रियाज इंसुलिन बनाना बंद कर देती है, तो जब हमें यह समस्या आ जाती है। इसके लिए आप रोजाना मंडूकासन कीजिए। अगर आप रोजाना मंडूकासन करते हैं तो धीरे धीरे हमारी जो पेनक्रियाज है वो काम करने लग जाती है, यानी वो इंसुलिन बनाने लग जाती है। जब हमारी पेनक्रियाज इंसुलिन बनाने लग जाएगी और हमारे रक्त को साफ करने लग जाएगी, तो हमें ये जो समस्या है डायबिटीज की, शुगर की, इसका सामना नहीं करना पड़ेगा। और एक विशेष बात और होती है शुगर रोगी में, अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, यानी हमारी धमनियों में गंदी वसा जमी हुई है, इससे हमारा खून गाढ़ा हो जाता है, तो हमें शुगर हो जाता। आप कहेंगे देखो जी, शुगर का और कोलेस्ट्रॉल का क्या संबंध? जी हाँ, बिल्कुल है। जैसे हमारी पेनक्रियाज इंसुलिन बनाती है और शुगर की और खून में भेजती है, तो जब हमारा खून गाढ़ा हो जाता है, धमनियों में अवरुद्ध हो जाता है, गंदी वसा जम जाती है, तो वो इंसुलिन पूरे खून में नहीं पहुंचती और इंसुलिन हमारी जाती रहती है, पेनक्रियाज हमारी बनाती रहती है, आगे पहुंचती नहीं, क्योंकि हमारा खून गाढ़ा हो गया। तो धीरे धीरे हमारी पेनक्रियाज इंसुलिन बनाना बंद कर देती है और हमें शुगर हो जाता है। सही पूछो तो शुगर का कारण हमारा कोलेस्ट्रॉल है, यानी हमारी धमनियों में गंदी वसा जमी हुई है। तो ये गंदी वसा कहाँ से आई? इसका मैं कारण बता देती हूँ। जो हम डालडा खाते हैं, किसी भी तरह का रिफाइंड खाते हैं, चाहे टीवी में भले ही कितना ही वो आए, ये हृदय के लिए बढ़िया है, ये अच्छा है, लेकिन जितनी भी गंदी वसा है, जितने भी ये डालडा है, रिफाइंड है, डबल रिफाइंड है, ये मत खाइए अपने जीवन में। इनसे हमारे धमनियाँ अवरुद्ध हो जाती हैं, हमारा खून गाढ़ा हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, हमें हार्ट अटैक हो जाता है। और इन चीज़ों को अगर आप छोड़ देते हैं, अपने खाने पीने पर ध्यान रखते हैं, तो काफ़ी हद तक आप अपने शुगर से बच सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ, जो भी शुगर के प्राणी हैं, जो भी या शुगर से अलग किसी भी तरह का जो रोगी है, अपने जीवन में रोजाना 2-2 बूंद दूध में डालकर सलाजीत का प्रयोग अवश्य करें। लेकिन शुगर के प्राणी तो अवश्य करें दोनों समय। लगातार 2-2 बूंद शुगर के प्राणी दूध में सलाजीत डालकर पीते हैं 5-4 साल तक लगातार,
ना भूलें इसको लेना। जैसे सांस लेना नहीं भूलते हैं, सोना नहीं भूलते, जागना नहीं भूलते, इस तरह से अपने जीवन में अगर शिलाजीत का प्रयोग करते हैं तो शुगर के प्राणी 5-4 साल में शुगर से रोग मुक्त हो सकते हैं। इनका प्रयोग कीजिए और लाभ उठाइए। धन्यवाद।